नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। जो राजनीतिक विकास की अवधारणा है, ये राजनीति शास्त्र में जो आधुनिक विचारक हैं उनकी देन है। राजनीति शास्त्र में जो आधुनिक युग या आधुनिक समय माना गया वो 1920 से माना गया, लगभग मोटे तौर पर 1920 से बाद के जितने भी विचारक आए हैं वो सारे आधुनिक विचारक कहलाते हैं। तो उन्होंने ही राजनीतिक विकास की अवधारणा भी दी, अनेक अवधारणाएं दी नई, जिसमें से एक है राजनीतिक विकास। और इस राजनीतिक विकास का जो अर्थ है वो अलग अलग विचारकों ने अलग अलग दिया है, अवधारणा नहीं है। और ये नए जो आधुनिक विचारक हैं सब ने अपना अलग अलग दृष्टिकोण इसके संदर्भ में प्रस्तुत किया है। तो राजनीतिक विकास का कोई एक अर्थ है ही नहीं। और एक विचारक हुए हैं लुसियन पाई, उन्होंने जब राजनीतिक विकास पर अपने विचार प्रस्तुत किए, उन्होंने क्या किया कि पहले जितने विचारकों ने राजनीतिक विकास की व्याख्या की, अपने शब्दों में अपने अर्थ दिए नए, उन सब की पहले व्याख्या की है। पहले उन अर्थों को अपने शब्दों में लुसियन पाई ने लिया है, उसका अर्थ बताया है, फिर उसने उसके दृष्टिकोण के अनुसार, लुसियन पाई के दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विकास का क्या अर्थ है वो दिया है। तो जो राजनीतिक विकास है इसके जो अनेक अर्थ अलग अलग विद्वानों ने लिए हैं, इसमें कुछ विद्वानों ने ये माना है कि यदि आर्थिक विकास हो रहा है तो इसका अर्थ है राजनीतिक विकास हो रहा है। कुछ विद्वानों ने इसको औद्योगिकरण से जोड़ा है कि यदि समाज में औद्योगिकरण हो रहा है तो इसका अर्थ है राजनीतिक विकास हो रहा है। कुछ ने ये माना कि यदि राजनीतिक संस्थाओं में नए नए नमूने आ रहे हैं जो कि समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हैं, नई नई संस्थाएं ऐसी अस्तित्व में आ रही हैं जिससे कि समाज के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इसका अर्थ है राजनीतिक विकास हो रहा है। कुछ ने ये माना कि जो यदि आधुनिकीकरण हो रहा है, हालांकि आधुनिकीकरण भी ऐसी ही एक अवधारणा है जिसके ढेरों अर्थ हैं, लेकिन इसमें भी कुछ विद्वानों ने यह माना है कि यदि आधुनिकीकरण हो रहा है तो इसका अर्थ है राजनीतिक विकास हो रहा है। और कुछ ने ये माना कि जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें जितने भी कार्य हैं, हर राजनीतिक प्रणाली का एक औपचारिक ढांचा होता है। 3 तो यही कार्य अलग हो गए, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू और न्यायपालिका न्याय करती है। ये तीनों ही तरह के जो कार्य हैं अलग अलग प्रकृति के हैं। इसी तरह से प्रशासकीय कार्य हैं वो अलग अलग प्रकृति के हैं। तो कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि भूमिकाओं की विभिन्नता और विशेषज्ञता ये यदि है तो राजनीतिक विकास हो रहा है। भूमिकाओं की विभिन्नता माने जितने भी कार्य हैं राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत, हर कार्य की अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग तरह के हैं वो सभी कार्य हैं। तो ऐसे में उन कार्यों को करने वाले जो लोग हैं वो भी अलग अलग योग्यता वाले होने चाहिए। सब में अलग अलग रूप से उन कार्यों को करने की विशेषज्ञता होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो इसका अर्थ है कि राजनीतिक विकास हो रहा है या हो चुका है। तो पहले हम लेंगे राजनीतिक विकास की धारणा के भिन्न भिन्न अर्थ, कि अलग अलग विद्वानों ने जो इसके अलग अलग अर्थ बताए हैं। फर्स्ट इसमें आ जाता है राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के लिए आवश्यक राजनीतिक शर्त है। माने आर्थिक विकास तो हर समाज के लिए जरूरी है, लेकिन ये विद्वान कहते हैं कि आर्थिक विकास किसी भी शासन व्यवस्था में, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में तभी संभव हो सकता है जब वहाँ राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ इस तरह की हों। माने राज्य के द्वारा, प्रणाली के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जाएं जो कि आर्थिक विकास में सहायक हों। यदि राजनीतिक और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं वो सकारात्मक होंगी, अच्छी होंगी, माने
जो भी नए आर्थिक इकाइयाँ लगाना चाहते हैं उनके लिए सहयोगात्मक रवैया यदि समाज में होगा और शासन सत्ता का भी सहयोगात्मक रवैया होगा तो वहाँ आर्थिक विकास तेज गति से होगा। और आर्थिक विकास के लिए सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ चाहिए। तो उन्होंने इन दोनों को जोड़कर देखा है कि आर्थिक विकास यदि हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ अच्छी हैं। और ऐसे में हम मान सकते हैं कि ऐसा जो समाज है उसका राजनीतिक विकास हो चुका है या वो विकास के मार्ग पर प्रशस्त है। सेकंड है इसमें राजनीतिक विकास विशेषतः औद्योगिक समाजों की राजनीति के रूप में। ये विद्वान कहते हैं कि आर्थिक विकास के अनेक स्तर हैं और इन सभी अनेक स्तरों से ही राजनीतिक संगठन के जो अनेक स्तर हैं वो कहीं ना कहीं परस्पर संबंधित हैं। आर्थिक विकास कम है तो राजनीतिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं कमी पाएगी। और ऐसे में यदि औद्योगिकरण हो रहा है तो औद्योगिकरण यदि हो रहा है तो उसको विद्वानों ने माना है, कुछ विद्वानों ने, कि ये राजनीतिक विकास का परिचायक है। कैसे? जहाँ औद्योगिकरण होगा माने वहाँ जीवन स्तर भी उच्च होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जीवन स्तर उच्च होगा, पैसा हाथ में है तो शिक्षा का भी अवसर सबको प्राप्त होगा, महंगी शिक्षा भी उनके बच्चे प्राप्त करेंगे। पैसे से जीवन स्तर उच्च होगा, शिक्षा का स्तर उच्च होगा और शिक्षा का स्तर उच्च होने से क्या होगा, उनको राजनीतिक व्यवस्था का भी ज्ञान होगा। और ये एक सच्चाई है कि यदि आर्थिक स्थिति अच्छी है तो राजनीतिक सहभागिता अधिक होती है, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसी को ही तो राज्य की आर्थिक नीतियां प्रभावित करेंगी। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको आर्थिक नीतियां इतनी अधिक प्रभावित नहीं करेंगी, मतलब करेंगी। यदि कोई गरीब है उसको लगता है कि मेरी गरीबी तो ऐसी की ऐसी रहनी है तो वो उसमें एक नैराश्य का भाव आ जाता है। बहुत कम होते हैं जो क्रांतिकारी बन के खड़े होते हैं, नैराश्य का भाव आ जाता है और वो राजनीति से उसकी जो रुचि है वो समाप्त हो जाती है। तो औद्योगिकरण होगा तो जीवन के, व्यवहार के, जीवन स्तर के और राजनीतिक प्रणाली में भाग लेने के नए नमूने अस्तित्व में आएंगे। जीवन शैली बदलेगी, सोच बदलेगी और राजनीतिक सहभागिता भी बदलेगी। ये जो नए नमूने जीवन के औद्योगिक समाज में अस्तित्व में आते हैं ये दूसरों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ऐसे में इन विद्वानों ने ये माना कि जहाँ औद्योगिकरण हो रहा है तो वहाँ राजनीतिक विकास भी हो रहा है। ये दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं। आर्थिक विकास का जो स्तर होगा वही राजनीतिक संगठन का, राजनीतिक संस्थाओं का स्तर होगा। इन दोनों में परस्पर संबंध है। नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में। वैसे जो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि आधुनिकीकरण के अपने आप में अनेक अर्थ हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि जीवन स्तर उच्च है तो देश का आधुनिकीकरण हो चुका है। कुछ ये मानते हैं आर्थिक विकास हो गया है तो आर्थिक विकास होने को वो आधुनिकीकरण मानते हैं। कुछ ये मानते हैं कि जिस देश में बेरोजगारी, निरक्षरता अधिक है वहाँ आधुनिकीकरण नहीं है। तो अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। और वैसे जो आधुनिकीकरण का अर्थ लिया जाता है वो लिया जाता है एक तार्किक सोच से कि व्यक्ति कोई भी कार्य करे, चाहे सामाजिक जीवन में, चाहे आर्थिक जीवन में, चाहे राजनीतिक जीवन में, उसके हर कार्य के पीछे कोई तर्क होना चाहिए, कोई सोच होनी चाहिए, कोई औचित्य होना चाहिए। अंधविश्वास और पिछड़ापन जहाँ ना हो, वैज्ञानिक सोच हो, ऐसे समाज को
या ऐसे समाज के लिए कहा जाता है कि आधुनिकीकरण हो चुका है। लेकिन यहाँ जो हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, यहाँ जिस विद्वान ने इसकी बात की है S.M. लिपसेट ने, उसने यहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ कुछ और बताया है। यहाँ आधुनिकीकरण का अर्थ उसने बताया है, राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ पाश्चात्य देशों के व्यवहार के नमूने। विश्व में 3 तरह के देश हैं, विकसित, विकासशील और पिछड़े हुए। वो ये कहते हैं विद्वान कि जो पाश्चात्य देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ जो जीवन जीने की विधियाँ हैं, वहाँ जो राजनीतिक व्यवहार के नमूने हैं, वही अनुसरण करने लायक है, वही उत्तम है। दूसरी ओर जो विकासशील देश हैं, उनके वहाँ जो जीवन जीने का तरीका है या राजनीतिक व्यवस्था में जो सहभागिता का स्तर है, वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है और अनुसरण करने लायक नहीं है। और पिछड़े देशों की स्थिति तो फिर उससे भी खराब है, जो बिल्कुल ही अल्प विकसित देश है। वहाँ कोई राजनीतिक विकास के लक्षण नहीं है, क्योंकि वहाँ पिछड़ापन है। पिछड़ापन होने के कारण वहाँ जो व्यवहार के नमूने हैं, वो व्यवहार चाहे राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, चाहे आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ है, चाहे सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है, वो अनुकरणीय नहीं है। तो ऐसे में इन्होंने क्या माना, जो पाश्चात्य देश हैं, यदि उनके जो व्यवहार के नमूने हैं, उनके जो जीवन शैली के नमूने हैं, पैटर्न हैं, उनका जो राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का तरीका है, उन तरीकों को, उस पैटर्न को यदि कोई देश फॉलो कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो राजनीतिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक विकास राष्ट्रीय राज्य के संचालन के रूप में। कि जो राजनीतिक विकास है, उसका अर्थ कुछ विद्वानों ने यह भी लिया है कि राष्ट्रीय राज्य के रूप में राजनीतिक जीवन को संगठित करना। माने जो किसी भी देश के जो लोग हैं, यदि वो संकीर्ण आधारों पर बटे हुए हैं, बटे हुए होने से भी आगे हम इसका अर्थ लेंगे, ठीक है, कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर सब में अलग अलग निष्ठाएं पाई जाती हैं, आस्थाएं पाई जाती हैं। लेकिन जाति के आधार पर निष्ठा या धर्म के प्रति आस्था जब ये देश हित से बड़ी हो जाती है, राष्ट्र हित से बड़ी हो जाती है, तो फिर ये घातक हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिर उसके पीछे कोई तार्किक सोच नहीं है। आपके लिए आप और आपकी जाति या आपके लिए आप और आपका धर्म ही सब कुछ है, देश कुछ नहीं है। तो ऐसा जो समाज है, उसके लिए कहा गया कि इसका मतलब वहाँ राजनीतिक विकास नहीं हुआ। राजनीतिक विकास की जो शर्त बताई है इस विद्वान ने, उन्होंने ये कहा है कि जो राष्ट्रीयता की भावना है, देश के प्रति एकता की भावना, देश के प्रति संगठित होने की भावना, ये सबसे बड़ी भावना है। लोग बेशक से अपनी जाति, अपने धर्म से जुड़े हुए हों, लेकिन उनकी ये जो निष्ठाएं हैं, ये देश इससे बड़ी ना हो, राष्ट्र निर्माण में बाधक ना हो। माने जिस देश में राष्ट्र निर्माण हो रहा है, लोग राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हैं, राष्ट्र हित के विरुद्ध कुछ भी कार्य नहीं करते, सभी एक ही राष्ट्रीयता से बंधे हुए खुद को समझते हैं, एक मनोवैज्ञानिक सांझ है उनमें। तो ऐसा जो समाज है, ऐसे जो राजनीतिक व्यवस्था है, ऐसे जो राजनीतिक प्रणाली है, उसके लिए कहा जा सकता है कि उसका राजनीतिक विकास हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक? बाकी कल